मणिपुर में सीएम पद से कट सकता है एन बीरेन सिंह का पत्ता। थोंगम विश्वजीत सिंह के नाम की हो रही है चर्चा। कुछ ही दिनों में बीजेपी आलाकमान सुनाएगी फैसला। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में नई शिक्षा नीति का ऐलान। अब स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई जाएगी भागवत गीता। चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी में तनातनी। एमसीडी चुनाव अभी कराने पर अड़ी आप। कहा तय वक्त पर हो इलेक्शन। एमसीडी चुनावों के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। चुनाव के दौरान अक्सर शिकायत मिलती है कि प्रत्याशी वोट के लिए लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, पैसा और दूसरी चीजों को बांटा जा रहा है। पैसे के बंटवारे का ये खेल इस बार यूपी में भी खेला गया और आरोप लगे हैं बीजेपी पर। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट पर समर्थकों के बीच पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी पर बेईमानी से जीत हासिल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने पैसा भी बांटा, पैसा बांटा गांव-गांव में। कितना पैसा बांटा हमें तो बता दो, हम जानेंगे नहीं लखनऊ में। इस सवाल के जवाब में सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव से कहा कि बीजेपी वालों ने बेईमानी की, हमने आपको वोट दिया था लेकिन जीत बीजेपी गई। ईवीएम में घोटाला जरूर हुआ है। ईवीएम के मुद्दे पर अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि बेईमानी हो गई, एक नहीं दो नहीं, लखनऊ के साथ साथ कई जगहों पर बीजेपी ने बेईमानी की है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया था और सिर्फ अखिलेश ही नहीं बल्कि कई विपक्षी नेता इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। ईवीएम में धांधली को लेकर कुछ ऑडियो और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन सभी आरोपों में कितनी सच्चाई है और बीजेपी ने कितनी बेईमानी की है और कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष खामोश रहने को तैयार नहीं दिख रहा है। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम एक साथ घोषित हुए थे, जिनमें से गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में तो सीएम का चेहरा साफ है, लेकिन उत्तराखंड में अब भी सस्पेंस बरकरार है। इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि किसके हाथ में होगी पहाड़ी राज्य की कमान, आखिर किसकी होगी ताजपोशी, कब मिलेगा उत्तराखंड को नया सीएम, क्या धामी बनेंगे सुल्तान या फिर नए नेता को मिलेगी जिम्मेदारी। इन सवालों के बीच कई नामों की चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर धामी को राज्य की कमान मिल सकती है। इस चर्चा के बीच एक नया नाम निकलकर सामने आ रहा है और वो नाम है कालाढूंगी के विधायक वंशीधर भगत का। दरअसल बीजेपी नेतृत्व ने अचानक वंशीधर भगत को दिल्ली बुला लिया है। उनके दिल्ली रवाना होने से ही सियासी हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सियासी गलियारे में वरिष्ठ विधायक को सीएम बनाए जाने की बात चल रही है। अब अचानक भगत को दिल्ली बुलाए जाने से इसे और बल मिल रहा है। उनके प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद से ही उनके कद को लेकर तमाम तरह की सियासी चर्चाएं शुरू होने लगी थी। इस समय होली के चलते विधानमंडल की बैठक नहीं हो सकी। ज्यादातर विधायक अपने क्षेत्रों में होली मनाने निकल गए हैं। कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत भी प्रोटेम स्पीकर बनने के बाद अपने क्षेत्र में आ गए थे, लेकिन उन्हें अचानक दिल्ली बुला लिया गया है, जबकि वो अपने क्षेत्र में होली आयोजनों में व्यस्त थे। लेकिन भगत शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो दिल्ली रवाना हुए, प्रदेश भर के सियासी हलकों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा उनके सीएम बनाए जाने को लेकर भी उठने लगी है। जब इस बारे में भगत से बात की तो उन्होंने दिल्ली जाने की बात स्वीकार की, लेकिन इसका कारण निजी काम बताया। अब भले ही वो दिल्ली दौरे को निजी काम बता रहे हो, लेकिन दिल्ली दौरे ने सीएम की रेस में उनके नाम को आगे कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या पार्टी उनके नाम पर मुहर लगाएगी या नहीं, और क्या पुष्कर सिंह धामी वंशीधर भगत के आगे शांत बैठेंगे। पार्टी में सीएम की कुर्सी को लेकर जो घमासान मचेगा उससे बीजेपी कैसे निपटेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पंजाब में जबरदस्त जीत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। आप विधायक भगवंत मान पंजाब के सीएम बन चुके हैं, लेकिन सीएम पद की शपथ लेने के दूसरे दिन ही मान विवादों में घिर गए हैं। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी ने मान के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल भगवंत मान ने सीएम बनने के साथ ही ये आदेश जारी कर दिया कि सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के फोटो को छोड़कर किसी और का फोटो नहीं लगाया जाए। मान के आदेश पर सबसे पहला अमल मुख्यमंत्री कार्यालय में ही हुआ और सीएम ऑफिस में सभी फोटो हटाकर भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के फोटो को लगा दिया गया। सीएम के आदेश पर अब विपक्षी दलों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के फोटो को सीएम ऑफिस के साथ ही पंजाब में सभी सरकारी कार्यालय से हटाने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने मान के फोटो के साथ ट्वीट किया, छोटे संघियों के नए पंजाब में अब बापू की कोई जगह नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोग महात्मा गांधी की तस्वीर पर आपके ऐतराज को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब इसी बीच तस्वीर के विवाद में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी ने महाराजा रणजीत सिंह का फोटो हटाने पर सवाल उठाए हैं। पंजाब बीजेपी महासचिव सुभाष शर्मा, कैप्टन अमरिंदर और प्रकाश बादल के सीएम रहते हुए लिए गए फोटो के साथ ट्वीट किया। भगवंत मान के सीएमओ दफ्तर में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब का चित्र लगाना बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन शेरे पंजाब
हमेशा महाराजा रणजीत सिंह का चित्र हटाकर न सिर्फ आपने इस महान शख्सियत का बल्कि पूरे पंजाब का अपमान किया है। तुरंत माफी मांगिए और पूरे सम्मान के साथ चित्र वापस लगाइए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवादों की फिल्म बन गई है, जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक धड़ा वो है जो फिल्म का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा फिल्म को तथ्यों और तर्कों के आधार पर तौल रहा है। लेकिन बीजेपी इस फिल्म के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। निशाने पर जम्मू कश्मीर की सत्ता है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनर्गठन करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया है और लोगों से अपनी आपत्ति या सुझाव 21 मार्च की शाम 5 बजे तक देने को कहा है। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज और परिसीमन आयोग की इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर सवाल होना लाजमी है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा शामिल हैं। जम्मू एवं कश्मीर संसदीय क्षेत्रों में सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन परिसीमन प्रक्रिया पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें कश्मीर विधानसभा 90 सदस्यीय होगी, जिसमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें ही रहेंगी। पहले मसौदे में जम्मू प्रांत में 6 नई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और कश्मीर डिवीजन में 1 सीट जोड़ने के लिए परिसीमन आयोग के सुझाव ने क्षेत्र के राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी थी, जिसने मसौदे को पक्षपातपूर्ण और मानने से इनकार कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिसीमन आयोग के प्रस्ताव के खिलाफ कश्मीर में प्रदर्शन भी किए। उनका आरोप था कि इस प्रस्ताव को अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी में ही कहा था कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। उम्मीद है कि रिपोर्ट पर मुहर लगने के बाद चुनावों का भी ऐलान हो जाएगा। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स के सहारे बीजेपी खुद को जम्मू में मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के वक्त कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से हिजाब पर एक विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इस विवाद पर नेताओं की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। 15 फरवरी को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने भी मुस्लिम समुदाय को निराश किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम धर्म में अनिवार्य नहीं बताया और हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसके बाद आज कर्नाटक में मुस्लिम संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। मुस्लिम नेता सगीर अहमद ने बताया है कि आज मुस्लिम समुदाय की मौलवियों के साथ बैठक होने जा रही है। सगीर अहमद की माने तो इस बैठक में छात्राओं का मार्गदर्शन किया जाएगा और सभी से हिजाब पर सियासत बंद करने की अपील की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कर्नाटक में स्वैच्छिक बंद है। अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक नेताओं ने मंगलवार को भी हिजाब पर चर्चा के लिए बैठक की थी। बैठक अमीर शरीयत के आवास पर हुई। बैठक में अदालत के फैसले के बाद छात्राओं की तरफ से आए बयान पर मौलवियों ने आपत्ति जताई है और कहा है कि छात्राओं का रवैया ठीक नहीं है, उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत है। इस पूरे मामले पर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग संयम और समझदारी से कदम उठा रहा है। साथ ही राजनेताओं से भी इस पर सियासत न करने की अपील की है। लेकिन हिजाब पर सियासत का घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि छात्राओं को हिजाब पहनने के बजाय संस्थान के नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा ने कॉलेज परिसर में हिजाब पहनने की मांग को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली छात्राओं को देशद्रोही बताया है। बीजेपी नेता हिजाब विवाद पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो काफी गैर जिम्मेदाराना है। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम बुद्धिजीवी और सुधारकों ने कहा है कि अब इसे लेकर हो रही सियासत बंद कर देनी चाहिए। छात्राओं और स्कूल कॉलेज को मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां होली के बाद इस पर सुनवाई हो सकती है। बिहार में लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय तय हो गया है। एलजेडी के अध्यक्ष शरद यादव ने साफ कर दिया कि 20 मार्च को उनकी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दिया जाएगा। शरद यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की मजबूती के लिए वो ये कदम उठा रहे हैं, जिससे जनता परिवार मजबूत होगा। शरद ने कहा, लोकतांत्रिक जनता पार्टी का विलय जनता परिवार को साथ लाने की मेरी कोशिश का नतीजा है। आज देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी हो गया है। देश में बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और जनता मजबूत विपक्ष की तलाश में है।
विपक्ष की मजबूती के लिए जरूरी है कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो। जनता परिवार को एक साथ आने की बात कहते हुए शरद यादव ने कहा कि एक समय था जब वर्ष 1989 में अकेले जनता दल के पास लोकसभा में 143 सीटें थी। जनता दल की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, जिसके बाद देश में वंचित वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफी उत्थान देखने को मिला है। इसलिए अब एक बार फिर जनता परिवार को मजबूत करने का वक्त है। बिहार में मधेपुरा सहित कई जिलों में शरद यादव का प्रभाव माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें राजनीतिक रणनीति बनाने में भी माहिर माना जाता है। ऐसे में शरद यादव के आरजेडी में आने का फायदा पार्टी को मिलना तय माना जा रहा है।